हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत की, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, जिसको हिंदी में प्रसाद का सिद्धांत कहते हैं। प्रसाद का सिद्धांत यह सिविल सर्विस करने वाले मेरे मित्रों, दोस्तों, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। और उनको हालांकि वो जैसे पुलिस की ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनको पुलिस की ट्रेनिंग जब होती है तो उस टाइम ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी जाता है, और इसका एक वहाँ पर साक्षात्कार कहो या रिटन एग्जाम भी ट्रेनिंग के द्वारा होता है। और दूसरा, जो भी सिविल सर्विस में जा रहा है या सिविल सर्विस में नौकरी कर रहा है, तो उनके लिए सिद्धांत जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत, प्रसाद का सिद्धांत का मतलब होता है, यह हमने कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया है। यह हमारे भारत के संविधान की उपज नहीं है, हमने इसको इंग्लैंड से लिया है। और इंग्लैंड में प्रसाद का सिद्धांत का मतलब होता है, वहां सिविल सर्विस जो धारण करता है व्यक्ति, वो राजा के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। राजा के प्रसाद पर्यंत, जिसको प्लेजर ऑफ किंग कहते हैं, राजा के प्रसाद पर्यंत। जैसे भारत में आप सुनते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राजा की इच्छा पर वो व्यक्ति सर्विस करता है, और राजा का जब मूड खराब हो जाए तो उस व्यक्ति को सर्विस के बीच में ही कभी भी किसी टाइम निकाल सकता है। जब राजा, इस व्यक्ति जो प्रसाद पर्यंत रहता है और राजा को लगता है कि इसको सही नहीं है, तो वो राजा उस व्यक्ति को सिविल सर्विस से कभी भी डिसमिस कर सकता है, रिमूव कर सकता है। और इस प्रसाद के सिद्धांत में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है सिविल सेवा, जो सर्विस, विधानमंडल वगैरह जो कानून बनाकर नौकरी के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, उसके बाद जो एग्जाम होता है, उसके बाद जो भर्ती की प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया विहित होती है, उसके अनुसार बनते हैं, तो उसको तो हम सिविल सेवा कहते हैं। और एक सिविल सेवा भी दो प्रकार की होती है। एक तो आप सेवा भर्ती जो प्रोसीजर के अनुसार आते हैं, और एक होते हैं संविदा पर, वह भी सिविल सेवा है। लेकिन आपने जो पद धारण किया है, आप देखते हैं कि ये आप ग्राम सेवक बड़ा साहे ग्राम सेवक पंचायतों में बनते हैं और कहते हैं कि हम सर्विस कर रहे हैं, वही संविदा वाले, जिनकी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इसको सिविल सेवा में जो राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया से भर्ती निकाल कर प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, तो ये एक प्रोसेस से आते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं। तो ब्रिटेन के अंदर चाहे सिविल सेवा से आओ, चाहे संविदा पर लगो, संविदा कहना ज्यादा उचित रहेगा समझ में, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसको लॉ में, इंग्लिश में। जब संविदा के आधार पर वो व्यक्ति सिविल सेवा में आता है, तो यहाँ वो सिविल सेवा में अपनी भर्ती प्रक्रिया से आया है, दोनों को राज्य वहां का कभी भी हटा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको तो हटा दिया और ये आया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, भाई हमें 10,000 रुपये दोगे, 5,000 रुपये जो भी है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आया, उसको भी अगर राजा हटा देता है, मेरी बात को समझना, तो भी व्यक्ति राजा के विरुद्ध जो अपना जो वेतन रोका गया है, जो उस कालावधि में जो वेतन नहीं दिया गया है, बकाया राशि राजा में रह गई है, उसके लिए वाद नहीं ला सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, वाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शूट, ये नहीं ला सकता है। सिविल सेवा में हो चाहे संविदा हो, किसी भी पद पे हो, राजा के प्रसाद पर्यंत है और राजा कभी भी उसको हटा देता है, तो आप उसके राजा के खिलाफ सिविल सूट नहीं ला सकते हो। यह है प्रसाद का सिद्धांत। यानी जब भी आपको हटाया, आप घर चले जाओ, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप आंख उठा के वापस राजा की तरफ देखो। लेकिन हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 310 में इसको अपनाया गया है। और आपको पता है कि भाग, जिसको पार्ट 14 कहते हैं, और आर्टिकल 308 से 323 के बीच में संघ और राज्य सेवा की बात करता है। और संघ और राज्य सेवा की बात में यह आर्टिकल भी आता है, जो 309, तो यह कहता है कि सिविल सेवा, या चाहे संघ हो चाहे राज्य की सिविल सेवा हो, जो भी सिविल सेवा में आप काम कर रहे हैं, उनके लिए सेवा भर्ती और पदों के लिए प्रावधान 309 करता है। लेकिन अपन के लिए 309 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 309 तो ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति, उसके लिए विधानमंडल कानून बनाकर ये प्रक्रिया विहित करेगी और नहीं करती हैं, तो
राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी सशक्त व्यक्ति को नियुक्त कर दे कि वह विधानमंडल उस सेवा के लिए कोई कानून नहीं बनाया है तो आप उस सेवा को देखो और उसके लिए भर्ती और सेवा पदों की बारे में आप उसके लिए कानून को लागू करो। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास तब पावर है जब विधानमंडल कोई कानून नहीं बनाता है। लेकिन जब विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया तो इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रसाद का सिद्धांत, वह है आर्टिकल 310 और वह कहता है कि संघ और लोक सेवा और राज्य लोक सेवा दोनों प्रकार की जो पब्लिक लोक सेवा आयोग होती है जिसको यूपीएससी और राजस्थान में आरपीएससी जो अलग अलग स्टेट का होता है, तो जो ये संघ और राज्य की जो सिविल सेवा में काम करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में बात करता है और ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे संघ लोक सेवा का हो या अखिल भारतीय सेवा का हो, जिसको ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं, अखिल भारतीय सेवा जिसका सृजन आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस जिसमें अपन आईएएस आईपीएस और आईएफएस की बात करते हैं, वह वो चाहे संघ के अधीन कोई सिविल सेवा हो या राज्य के अधीन कोई सिविल सेवा हो या संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवा से संबंधित कोई सेवा हो, तो वह संघ की जो सिविल सेवा होगी वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे और राज्य में जो सिविल सेवा होगी वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। यह हमारा एक सामान्य सिद्धांत है। ऐसा किया जाता है कि वो विधानमंडल कानून बनाकर राज्यपाल से गजट द्वारा साइन करवाते हैं, तो वही प्रोसीजर होती है कि वो उसकी नियुक्ति राज्यपाल। तो यहाँ जो प्रसाद पर्यंत होता है वो सिविल सेवा राज्य की है तो राज्यपाल और संघ की है तो राष्ट्रपति। ये हमारे इंडिया में एक सामान्य सिद्धांत है। दूसरा, ये दोनों होने के बाद ये तो सिविल सर्विस। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, हमारे भी यहां लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। संविदा जिसको कहते हैं संविदा, जो ब्रिटेन में भी होती है और भारत में भी है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को समान पावर है और उनको लगता है कि संघ की सेवा के लिए, राज्य की सेवा के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए विशेष व्यक्ति की जरूरत है, तो वो भी उस व्यक्ति का उस पोस्ट पर सृजन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी ले सकते हैं। अब बात यह है कि जब ये प्रसाद पर्यंत रहते हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको हटाएगा तो उनके लिए कंपनसेशन देगा, प्रतिकर हिंदी में कहते हैं, प्रतिकर की व्यवस्था करेगा। अगर आपने सर्विस के बीच में उनको हटा दिया है, एक चीज उसको हटाते हैं तो नहीं दोगे, अगर उसके कंडक्ट पे, आचरण के आधार पे आपने उसको हटाया है तो ये व्यवस्था आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस या सिविल सर्विस में अगर बीच में हटाते हैं तो उसके लिए आप प्रतिकर दोगे, ये व्यवस्था करोगे, सीधे पदच्युत करके घर नहीं भेजोगे। अगर भेजने के बाद आपके पास ये अधिकार होगा, अगर नहीं दोगे तो वो व्यक्ति जिसको आपने पदच्युत किया है, डिसमिस किया है या पद से हटाया है, या ऐसा करने पर वो व्यक्ति सरकार के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ वाद ला सकता है, जबकि राजा ब्रिटेन में नहीं ला सकता उनके खिलाफ, इंग्लैंड में नहीं ला सकता है, भारत में ला सकता है, वाद ला सकता है, वो कंपनसेशन के लिए वाद ला सकता है। अगर उसका कंडक्ट ही खराब है, उस आधार पे आपने किया है या नियमों को फॉलो करके आपने किया है, सिविल सर्विस के जो नियम बने रहते हैं, हर सर्विस के नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार आपने उसको किया है कंडक्ट के आधार पे, तो आप उसको कंपनसेशन देने के लिए कोई जरूरी नहीं है, अन्यथा आप प्रतिकर दोगे। यह होता है भारत में। हमारे जो यहाँ पर प्रसाद के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को बहुत कम यानी सीमित अर्थों में ही अपनाया गया है। हुप टू हुप जो ब्रिटेन में है उस कॉन्सेप्ट को हमने नहीं अपनाया, लेकिन इसमें एक कुछ चीज खास है कि ये जो प्रसाद का सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है इसमें एक चीज है कि ये किन पे लागू नहीं होगा। एक चीज अपन को ये जानना जरूरी है, क्योंकि अपन अब ये सिद्धांत 310 में जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ लोग हैं जिन पर प्रसाद का सिद्धांत लागू ही नहीं होगा, यानी हमारा संविधान इजाजत ही नहीं देता है कि उन पर प्रसाद का सिद्धांत लागू किया जाए, क्योंकि
वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं है। मैंने कहा था राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत व्यक्तियों को आप सिविल सर्विस में हैं उनको डिसमिस करते हैं, पद से हटाते हैं, निम्न पद पर लेके जाते हैं। ऐसा करते हैं तो आप उनके लिए वो व्यक्ति सूट ला सकता है स्टेट के खिलाफ। लेकिन अगर प्रसाद का सिद्धांत कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे लागू ही नहीं होता है, उनको अवॉइड कर दिया प्रसाद के सिद्धांत से कि आपके ऊपर लागू नहीं होगा, उसमें सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस एंड जस्टिस, जिनको चीफ जस्टिस एंड जस्टिस जो भी है, जितने भी है, उन पे ये लागू नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश पे लागू नहीं होगा। दूसरा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस यानी चीफ जस्टिस और जस्टिस दोनों पे लागू नहीं होगा। तीसरा कैग में जो महालेखाकार होता है, जो 148 का सब सेक्शन 2 में ये प्रावधान है, लेखाकार जो मुख्य लेखाकार होता है, जो महालेखाकार उसको कहते हैं कैग का, उस महालेखाकार के विरुद्ध यह प्रसाद का सिद्धांत नहीं लागू होता है। आर्टिकल 148(2) इन पे भी लागू नहीं होगा। चौथा मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उस पे लागू नहीं होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त पे लागू नहीं होगा। और पांचवा लोक सेवा के सदस्य और अध्यक्ष, दोनों बात ध्यान रखना। यहां पर अध्यक्ष भी है, अध्यक्ष तो सब जगह है, लेकिन यहां सदस्य भी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस, महालेखाकार जो क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त और लोक सेवा आयोग, आरपीएससी या राजस्थान लोक सेवा आयोग और स्टेट का कोई भी लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, इन पर प्रसाद का सिद्धांत लागू ही नहीं होता, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं। इसलिए इन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर लागू नहीं होते हैं, जिनको अपन कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और प्लेजर ऑफ गवर्नर। इनके प्रसाद पर्यंत ये पद पे नहीं रहते हैं, इसलिए इन पे प्रसाद का सिद्धांत ही लागू नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करते हैं कि प्रसाद का सिद्धांत लागू करने के लिए शर्तें क्या है। सबसे पहली शर्त है आर्टिकल 311 में एक प्रक्रिया विहित की गई है, और वो प्रक्रिया, अगर इस प्रक्रिया का आपने फॉलो नहीं किया, इसमें 2 प्रक्रिया दे रखी है और दोनों प्रक्रिया को आपने पूरा नहीं किया, विहित जो प्रक्रिया दी उसको पूरा नहीं किया, तो प्रसाद का सिद्धांत फेल हो जाएगा, यानी लागू नहीं होगा। और प्रसाद का सिद्धांत ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता हो। ऐसा भी है तो वो प्रसाद का सिद्धांत लागू नहीं होगा। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, महालेखाकार जो कैग का होता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और आर्टिकल 311 की विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है या मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, ऐसा कुछ भी कर रहा है तो वहां पर प्रसाद का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले प्रसाद के सिद्धांत को मान्यता दे दी जाए, नहीं। अगर 311 के 2 विहित प्रक्रियाएं हैं, मैं बताऊंगा क्या क्या है, अगर उनको फॉलो नहीं किया गया है तो भी यह प्रसाद का सिद्धांत फेल हो जाएगा। और विहित प्रक्रियाओं में सबसे पहला यह है कि जिस व्यक्ति ने व्यक्ति को नियुक्त किया है, यानी नियुक्तिकर्ता जो व्यक्ति है, नियुक्तिकर्ता व्यक्ति से निचला व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं हटाएगा। जैसे कमिश्नर होता है,
एक कांस्टेबल को नियुक्त करता है, कर सकता है, पावर है, कांस्टेबल को कमिश्नर नियुक्त करता है, तो कमिश्नर के नीचे की जो पोस्ट है डीआईजी, एसपी, वो उस कांस्टेबल को पदच्युत नहीं कर सकते, पद से नहीं हटा सकते। हटाने के लिए शर्त यह है कि नियुक्तिकर्ता वो खुद हटाए, या उसके समान रैंक का आदमी हटाए, या उसके उच्च लेवल का आदमी हटाए। बस ये सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट। नियुक्तिकर्ता जिसने उसको अपॉइंट किया है वो नहीं हटाएगा, उसके सेम रैंक का आदमी हटा सकता है, उसकी ऊपर की रैंक का हटा सकता है, नीचे की रैंक का नहीं हटा सकता। पहली बात। दूसरी बात, इसमें युक्तियुक्ता का सिद्धांत, युक्तियुक्ता का सिद्धांत, युक्तियुक्ता का सिद्धांत का मतलब होता है उस व्यक्ति को जिसको आप हटा रहे हैं, पदच्युत कर रहे हैं, पद से हटा रहे हैं, या पंक्ति से नीचे लेके जा रहे हैं, जिसको अपन भाषा में कहते हैं एपीओ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको एक सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। युक्तियुक्ता का सिद्धांत दिया जाना चाहिए। युक्तियुक्ता का सिद्धांत का मतलब होता है उसको आप उसके ऊपर आरोप लगाए, उसके अवगत कराओ, और अवगत कराने के बाद उसको मौका दो ताकि वो अपने आप को एक नाअपराध साबित करे अपने ऊपर लगे आरोपों को, और ऐसा मौका देने के बाद ही उस व्यक्ति के खिलाफ आप हटा सकते हैं प्रोसीजर को, अन्यथा नहीं। अब युक्तियुक्ता के सिद्धांत में क्या होता है कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया। इससे पहले प्रावधान क्या होता था कि युक्तियुक्ता का सिद्धांत 2 जगह लागू किया जाता था, 2 जगह पर। पहले आरोप लगाया उस टाइम कि भाई आपके खिलाफ ये आरोप है, उस टाइम भी उसको प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है, उसी को युक्तियुक्ता का सिद्धांत, उसको अवसर दिया गया, वो अपना पक्ष रखे, अपना बचाव करे वहां पर भी। दूसरा, दंड की मात्रा। होता क्या है मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल प्रोसीजर में एक सिद्धांत है, वो कहता है कि एक बार तो आप उस व्यक्ति को नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, यानी रीजनेबल, जो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल का जो सिद्धांत है वो दिया जाए, वो अपना बचाव करे। दूसरी बार दंड की मात्रा में, जैसे आप सुनते हैं कि फला व्यक्ति को आज दोष सिद्ध करार दे दिया न्यायालय ने, उसी दिन केवल न्यायालय ने यह तय किया कि व्यक्ति दोषी है या नहीं, और दूसरे या तीसरे दिन उसको कितनी सजा देनी है, दंड कितना देना, उस पर बहस होती है। तो फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया जाता है। यानी 2 बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको हटा दिया और कहा, न्यायालय ने कहा भाई दो, तो भारतीय संसद ने कहा कि हम इस पे तो दे सकते हैं, आरोप लगाएंगे, उस टाइम उसको युक्तियुक्ता का अवसर देंगे, लेकिन दंड की मात्रा पर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर देने की जरूरत क्या, जब आरोप उसके खिलाफ वही है और फिर वो आप कॉपी वही दोबारा दे रहे हो, तो हम यहाँ पर तो नहीं दे सकते, यहाँ पर देंगे। यानी एक बार युक्तियुक्ता के सिद्धांत को यहाँ फॉलो किया जाएगा आरोप लगाते टाइम, दंड की मात्रा पर इस सिद्धांत को नहीं अपनाया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट एक चीज और है, वह यह है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तो अपना दिया और नियुक्तिकर्ता से नीचे का व्यक्ति नहीं हटाएगा, ये बात है। अब यह है कि कौन से व्यक्ति हैं जिनको प्रसाद के सिद्धांत का लाभ दिया जाना आवश्यक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको इसका लाभ ही नहीं दोगे तो भी चलेगा, वह है 3 लोग। आर्टिकल 311 के खंड 1 के अपवाद है। अपवाद का मतलब बताए हैं, वहां उन पर लागू नहीं होगा प्रसाद के सिद्धांत का लाभ, जो आप कह रहे हो नियुक्तिकर्ता और युक्तियुक्ता सिद्धांत, ये इनका अवसर हम देंगे नहीं, युक्तियुक्ता का सिद्धांत का अवसर नहीं देंगे इसको, ये तो होता ही है, ये नहीं देंगे, युक्तियुक्ता सिद्धांत का अवसर हम नहीं देंगे। किन 3 लोगों को? पहला, जिस व्यक्ति को आप हटाने जा रहे हैं और वह व्यक्ति किसी कंडक्ट के कारण, मिसकंडक्ट अवस्टार जिसको कहते हैं मिसकंडक्ट की वजह से दोष सिद्ध करार दे दिया। जैसे एक सर्विस में होता है, जो हाल फिलहाल में एक केस आया था जिसमें राजस्थान पुलिस का सर्विस में व्यक्ति है और उसके खिलाफ 304B का मुकदमा चला और उसको निलंबित कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस में था, अपनी वाइफ का इल्जाम लगा, कोर्ट ने उस मामले में उसको दोषी करार नहीं दिया, दोष मुक्त कर दिया तो भी उसके विरुद्ध विभागीय
इंक्वायरी यानी विभागीय जांच चल रही है और विभागीय जांच में वो दोषी पाया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां किसी न्यायालय ने यह कह दिया कि भाई आपके विरुद्ध जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध हो गए, यानी आप आरोपी बन गए, फाइनल स्टेज में दोषी पाए गए, तो फिर इस सिद्धांत को अपनाने की कोई जरूरत नहीं। फिर क्यों अपनाए? जब ये न्यायालय ने इसको दोषी करार दे दिया, मरने दो, चला जाएगा। तो यहां पर जिस व्यक्ति को न्यायालय ने उस आरोप पर उस व्यक्ति को दोषित करार कर दिया है, तो युक्तियुक्त सिद्धांत को दिया जाने का अवसर कोई जरूरी नहीं, हम उसको नहीं देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहला ये सिद्धांत है। और दूसरा कहता है कि जांच अधिकारी, दो प्रकार का अधिकारी होते हैं, एक अनुशासनिक अधिकारी होते हैं डिसिप्लिनरी ऑफिसर, और एक होता है इंक्वायरी ऑफिसर। जहां पर अनुशासनिक अधिकारी और जांच अधिकारी दोनों एक ही व्यक्ति है और उसके खिलाफ यानी अपचारी जो कर्मचारी जिसको निलंबित किया गया है, जिसके आरोप लगे हैं, उसको हम कहते हैं अपचारी कर्मचारी। तो अपचारी कर्मचारी जो है उसके विरुद्ध जांच करने वाला ऑफिसर खुद ही अनुशासनिक अधिकारी है और खुद ही जांच अधिकारी है, तो दोनों अधिकारी एक हैं, दोनों अधिकारी एक है। तो फिर इसको युक्तियुक्ता के दूसरे सिद्धांत को देना करना, उसकी कॉपी लेना, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ होता यह था कि जो अनुशासनिक अधिकारी और जो जांच अधिकारी है उसके पास जब उसके आरोप की कॉपी होती थी तो मुलजिम को देने का प्रावधान था कि मुलजिम उस कॉपी को प्राप्त करेगा। 42वीं संविधान संशोधन 1976 में प्रावधान कर दिया कि जब अधिकारी दोनों पोस्ट पे एक ही व्यक्ति है, जांच करने वाला वही है और अनुशासनिक अधिकारी वही है, तो फिर उसको कॉपी देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद एक है। तो उस व्यक्ति ने, जांच अधिकारी या अनुशासनिक अधिकारी ने ये लिखित में दे दिया कि ऐसा युक्तियुक्ता के सिद्धांत को दिया जाना व्यवहारिक नहीं है, आवश्यक नहीं है, हित में नहीं है, तो नहीं भी देगा। दो सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं और राष्ट्रपति और राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के हित में ऐसा करना जरूरी नहीं, राज्य की सुरक्षा का सवाल है और ऐसा अवसर देने की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो नहीं भी दे। यानी तीन सिद्धांतों में नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। तो क्या होगा? इनके खिलाफ कोई, इनके पास ये नहीं दोगे सब उसके अधिकार खत्म हो जाएंगे? नहीं, उसके पास दो अधिकार फिर भी बचते हैं। एक तो अपील का, किसकी अपील? विभागीय अपील। विभागीय अपील होगी, यहाँ पे डिपार्टमेंटली विभागीय होगी, जो मैंने अभी कहा था उस कांस्टेबल पर यह आरोप लगा है तो विभागीय अपील में जाएगा। दूसरा जुडिशियल रिव्यू, न्यायालय करता है। ये दो चीजें कुछ भी हो जाएगा तो भी उनके पास सुरक्षित रहेगी। पहला विभागीय अपील, विभागीय अपील क्योंकि औपचारिक कर्मचारी सीधे कोर्ट में नहीं आ सकता, विभागीय अपील में जाएगा और विभागीय अपील के बाद वो कोर्ट का रुख करेगा, उसके खिलाफ विभागीय अपील चलेगी। और जुडिशियल रिव्यू, न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसा कोई मनमाना है, युक्तियुक्ता के सिद्धांत को आपने गलत तरीके से अपनाया है, आपने किसी गलत उद्देश्य से इसको व्यक्ति को डिसमिस किया है, तो उसकी हम व्याख्या करेंगे कि जो आपने जिस पॉइंट पे उसको रिमूवल किया है, जिसमें डिसमिस किया है, वो सही है या गलत, ये न्यायालय के पास अधिकार रहेगा। अब एक केस आया था जिसका नाम था अब्दुल मजिद बनाम बिहार राज्य। इस केस में एक थानेदार महोदय थे, सब इंस्पेक्टर महोदय, और वो कायरता की वजह से, कहीं हो सकता है कोई फायरिंग करने या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जज्बा दिखाना था, और वो अपनी कायरता की वजह से, स्वाभाविक है हर मानव के अंदर हिम्मत रखना अलग बात है, तो वो उस कायरता की वजह से सब इंस्पेक्टर महोदय वापस खिसक गए और उनके खिलाफ इस कार्रवाई को करते हुए डिसमिस कर दिया। एक बार के लिए डिसमिस किया, परमानेंट तो नहीं किया, लेकिन फिर उसको बहाल भी कर दिया। और फिर बहाल करने के बाद विभागीय इंक्वायरी ने कहा कि जिस टाइम आप निलंबित थे उस पीरियड के अंदर आपकी जो तनख्वाह है वह नहीं मिलेगी। और सब इंस्पेक्टर महोदय वहां तो कायरता दिखा रहे थे, लेकिन न्यायालय के रुख में वो जा पड़े और कहा कि मुझे ये रोका गया पेंशन, जो मेरी तनख्वाह थी वो मिलनी चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह तनख्वाह इनको दी जानी चाहिए, क्योंकि वो सिविल सेवा के पोस्ट पे थे और जिस टाइम कर रहे थे वो सिविल सेवा में थे, और उस टाइम उन्होंने इस कायरता की वजह से आपने उसको पेनल्टी तो दे दी, निलंबित कर दिया,
लेकिन अब इसको आप ये करोगे। अब प्रश्न ये है कि प्रसाद का सिद्धांत कोई निलंबित व्यक्ति है उसको भी मिलेगा? निलंबित व्यक्ति को इसका प्रसाद के सिद्धांत का लागू होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डिसमिस नहीं हो रहा है, वो रिमूव नहीं हो रहा है, वह निलंबित हो रहा है। और निलंबित व्यक्ति सस्पेंस होता है, वो बाद में वापस भी लागू अपनी पोस्ट पर आ जाता, बहाल हो जाता है। इसके लिए वहां पर ये लागू होने की जरूरत ही नहीं। दूसरा, आवश्यक रिटायरमेंट, जिसको कहते हैं आवश्यक रिटायरमेंट, जो आजकल मोदी सरकार ने आते ही कई अफसरों को घर भेज दिया कि आप जाओ, आपकी नौकरी पूरी नहीं हुई, फिर भी हमें चिंता है कि आप नौकरी पूरी कर नहीं पाओगे, आप घर चले जाओ। 55 साल की 62 63 साल 55 साल 56 57 साल में वापस भेज दिया, या 60 साल से पूर्व वापस भेज दिया। ऐसा भी कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकती है सरकार, अगर सरकार को लगता है कंडक्ट के हिसाब से, तो उस पर कोई आरोप है, कंडक्ट का मिसकंडक्ट लग रहा है, उसका व्यवहार सही नहीं है, तो सरकार आवश्यक रिटायरमेंट दे सकती है उस व्यक्ति को। उसके लिए प्रसाद का सिद्धांत का लाभ कोई मतलब नहीं। ये जो आजकल मोदी सरकार कर रही है, आप देख रहे हो, वो इसकी वजह से कर रही है। तीसरा है, अगर सरकार ने आपकी युक्तियुक्ता के सिद्धांत के आधार पर उस व्यक्ति को हटाया है, यानी एक केस आया था जिसमें 1 महीने पूर्व नोटिस देकर उसको सर्विस से घर भेज दिया, तो न्यायालय का युक्तियुक्ता सिद्धांत का पालन किया गया और ये वैलिड है, सरकार ने सही किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि युक्तियुक्ता के सिद्धांत को अपनाया है, निलंबित किया है या आवश्यक रिटायरमेंट दे दिया है, तो वहाँ पर इनको लाभ नहीं मिलेगा कि ये हमारे सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, वो लाभ नहीं मिलेगा, और ऐसा सरकार कर सकती है। और कोई कर्मचारी सरकार से इस्तीफा देता है तो न्यायालय ने कहा कि 3 महीने पूर्व नोटिस देकर अपना इस्तीफा दे दे, सर्विस छोड़ने से 3 महीने पहले, कि भाई मैं सर्विस 90 दिन बाद में छोड़ूंगा, 3 महीने पहले वो सरकार को अपना त्याग पत्र सेवानिवृत्ति वाला दे सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास ये अधिकार है कि वो दे सकता है। तो जो प्रसाद का सिद्धांत है, ये भारत में एक बहुत लिमिटेड सीमा के भीतर इसको लागू किया गया है, और ब्रिटेन का जो सिद्धांत है उसको हुप टू हमने लागू नहीं किया। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद पर है, सिविल सेवा में है, सैनिक सेवा में है, उस पर यह लागू ही नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। सिविल सेवा में है तो ये बात करेंगे, सैनिक सेवा का या प्रसाद के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। डिफेंस में जो रक्षा का काम कर रहे हैं, जो और सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें कई केसेस में एक रक्षा कैंडिडेट में एक व्यक्ति को धोबी के रूप में पद पर नियुक्त किया गया था, न्यायालय ने उसको ये माना ही नहीं, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि इनको भारत की संसद निधि से पैसा नहीं मिलता है, और जब इनकी पैसा भारत की संसद निधि या राज्य की संसद निधि से पैसा नहीं मिल रहा है तो वो तो लोक सेवक है ही नहीं, इसलिए प्रसाद का सिद्धांत वह लागू नहीं होगा, उनको लाभ दिया ही नहीं। वहां मेरा कहने का मतलब, सेना के अंदर किसी व्यक्ति को पदच्युत कर दिया जाता है इनकी पालना के बिना, तो कर सकते हैं, उसके पास कोई राइट नहीं, चुपचाप घर आ जाएगा। लेकिन सिविल सेवा में जो है, संघ की हो चाहे राज्य की हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, जो भी है, उनको प्रसाद के सिद्धांत का लाभ मिलेगा, यानी वो सरकार के खिलाफ बकाया अपना धन है उसके लिए वाद ला सकता है, स्टेट के खिलाफ न्यायालय में जा सकता है।